क्या कभी सोचा है क्या हो अगर ब्लैक होल ग्रेनेड को सेलेस्टियल आर्शम पर फोड़ दे, या फिर कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है, ग्रीन लैंटर्न की पावर रिंग या फिर शांग-ची के 10 रिंग्स। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस की बात आज की हम रैंडम क्वेश्चन सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या टेलीकिनेसिस से म्यूनर को उठाया जा सकता है। अब हम सबको पता है कि ओडिन ने म्यूनर पर कुछ मंत्र फूके थे जिसकी वजह से कोई भी इस हैमर को नहीं उठा सकता। सिर्फ कुछ गिने चुने वर्दी लोग हैं जो इसे उठा सकते हैं, जैसे गॉड ऑफ थंडर थॉर, ऑल फादर ओडिन, माइटी थॉर, विजन और कैप्टन अमेरिका। ये सारे लोग वर्दी थे। लेकिन क्या हो अगर कोई म्यूनर को बिना टच के उठा ले। जैसे स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, मतलब ये चीज़ों को बिना टच किए मूव कर सकते हैं। अब टेलीकिनेसिस एबिलिटी फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल एबिलिटी पे काम करती है, इसलिए अगर एनिमी की मेंटल एबिलिटीज ओडिन की स्पेल को ओप आउट कर सकती है तो म्यूनर को लिफ्ट कर सकता है। जैसे डार्कसीड सेंट्री हद से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था, लेकिन जब थॉर ने उस पर म्यूनर फेंक के मारा तो उसने बड़ी आसानी से म्यूनर को बीच हवा में रोक दिया था। लेकिन सेम काम अगर एबोनी मॉ करता तो म्यूनर उसके मुंह पे जा लगता, क्योंकि एबोनी मॉ की मेंटल लिमिट और टेलीकिनेसिस डार्कसीड सेंट्री जितनी पावरफुल नहीं है। और अगर किसी पावरफुल कैरेक्टर ने म्यूनर को टेलीकिनेसिस से उठा भी लिया तब भी वो थॉर की पावर्स की यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिर में वो अनवर्दी है। इसलिए डिपेंड करता है कि म्यूनर को कौन सा कैरेक्टर लिफ्ट कर रहा है। अगर स्काई फादर लेवल या उससे ऊपर है तो म्यूनर को रोक सकता है अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से, और अगर स्काई फादर लेवल से नीचे है तो हैमर को मूव करना उसकी बस की बात नहीं है। क्या होता अगर जारवेस मार्क 85 आर्मर में होता? सच बताओ तो कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलता। आयरन तब भी थैनोस के हाथों कूटा जाता और आखिर में उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता, क्योंकि जारवेस एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जो टोनी को अच्छे से समझता था और साथ में वो स्टार्क इंडस्ट्री के साथ आयरन मैन आर्मर्स को भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जो फ्राइडे थी वो जारवेस की रिप्लेसमेंट थी, मतलब फ्राइडे जारवेस जितनी या उससे ज़्यादा बेटर थी चीज़ों को ऑपरेट करने में, और जो काम जारवेस कर सकता था वो सारी चीज़ें फ्राइडे भी कर सकती है। बस फर्क इतना है कि जारवेस एक मेल वॉइस असिस्टेंट था और फ्राइडे एक फीमेल वॉइस इंटेलिजेंट है, पर दोनों का काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। और हो सकता है कि फ्राइडे जारवेस से बेटर हो, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिसे देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्राइडे इन स्पेसिफिक चीज़ों में अच्छी है। इसलिए अभी के लिए तो जारवेस और फ्राइडे दोनों सेम लेवल पर है, और मार्क 85 में जारवेस होता तब भी इवेंट में कोई चेंज देखने नहीं मिलता। क्या ब्लैक होल ग्रेनेड सेलेस्टियल पे काम करेगा? अब इन ग्रेनेड्स को हमने आखिरी बार देखा था डार्क वर्ल्ड के इवेंट पे, जहाँ डार्क एल्फ इसे यूज कर रहे थे। मैलिकेथ ने तो इसका यूज करके ओडिन के सिंहासन को उड़ा दिया। वैसे ब्लैक होल ग्रेनेड्स ऐसे वेपन्स होते हैं जिनके फटने पर वहां धमाका नहीं होता है, बल्कि एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाता है, और ये बड़ी आसानी से 4-5 टॉल बंदों को अपने अंदर खींच सकते हैं। इनफैक्ट लोकी भी इस वेपन से मरते मरते बच गया था। लेकिन क्या हो अगर मैलिकेथ सेलेस्टियल पर ग्रेनेड फोड़ दे? अब जो सेलेस्टियल का साइज है वो एक गैलेक्सी से भी बड़ा होता है, वो तो गैलेक्सी को अपने हाथों में बना लेता है। और वैसे तो सेलेस्टियल को अपना साइज मैनिपुलेट करना आता है, लेकिन अभी तक आर्शियम का जो सबसे स्मॉलेस्ट वर्जन हमें देखने मिला वो भी प्लेनेट अर्थ से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। इसलिए एक दो ब्लैक होल ग्रेनेड से तो आर्शियम को कुछ नहीं होने वाला। अगर सेलेस्टियल को नॉकआउट करना है तो उन्हें एक गैलेक्सी जितना बड़ा ब्लैक होल ग्रेनेड बनाना पड़ेगा, या फिर इतने सारे ग्रेनेड्स एक साथ फोड़ने पड़ेंगे ताकि 3-4 गैलेक्सी ब्लैक होल में चली जाए, तब कहीं जाकर सेलेस्टियल आर्शियम को इस ग्रेनेड से फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि सेलेस्टियल जब टेलीपोर्ट होता है तब वहां भी एक ब्लैक होल बन जाता है। इसलिए गैलेक्सी भर के ब्लैक होल ग्रेनेड्स भी काम नहीं आने वाले। डार्क एल्फ को एक ऐसा ब्लैक होल वेपन बनाना पड़ेगा जो पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर खींच ले, ताकि यूनिवर्स के साथ सेलेस्टियल भी उसके अंदर चले जाए, तब कहीं जाकर सेलेस्टियल आर्शियम पर इन ग्रेनेड्स का असर होगा। पर डार्क एल्फ ने अभी तक कंट्री लेवल का भी ब्लैक होल नहीं बनाया है, इसलिए यूनिवर्सल लेवल की तो बात बहुत दूर की है। क्या हो अगर सुपर हीरोज ना हो और आउटराइडर्स प्लेनेट पर अटैक कर दे? अब आउटराइडर्स थैनोस की जंगली आर्मी है और इनमें सोचने समझने की एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए अपने एनिमी को मारने के लिए किसी भी हद तक चले जाने को तैयार हो जाते हैं। अब अगर प्लेनेट अर्थ पर एक भी सुपर हीरो ना हो और आउटराइडर्स अटैक कर दे तब भी ह्यूमंस आउटराइडर्स को बीट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ ह्यूमन की टेक्नोलॉजी और वेपन्स काफी पावरफुल बन चुके हैं। आउटराइडर्स के ड्रॉपशिप जब अर्थ के पास आएंगे तब सैटेलाइट की वजह से ह्यूमंस को पता चल जाएगा कि कुछ एलियंस प्लेनेट अर्थ में एंटर करने वाला है, और तभी से सब कुछ ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। बाद में कुछ टीम्स आउटराइडर्स के लैंडिंग स्पॉट पर जाएगी ताकि पता चल सके कि ड्रॉपशिप में क्या था। पर आउटराइडर्स कुछ सोचते समझते नहीं है, इसलिए वो शिप से बाहर निकलते ही मिलिट्री पर अटैक कर देंगे। हो सकता है कुछ लोग शहीद भी हो जाए, लेकिन अब ह्यूमंस को पता है कि शिप में आउटराइडर्स है, और क्योंकि एलियंस है इसलिए आर्मी अपने सबसे घातक वेपन्स का यूज करना शुरू कर देगी। फिर शुरू होगी एक वॉर, और ये लड़ाई इन्फिनिटी वॉर से भी भयंकर होगी, क्योंकि वहां तो वकांडियंस ओल्ड स्कूल वेपन से क्लोज रेंज फाइट कर रहे थे, पर ह्यूमंस मशीन गन, टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट्स का यूज करेंगे। और हमने देखा है कि आउटराइडर्स को मशीन गन से मारा जा सकता है, इसलिए मैनमेड वेपन से आउटराइडर्स का मरना शुरू हो जाएगा। आउटराइडर्स भी इतने सारे धमाके से सर्वाइव नहीं कर सकते। पर क्या हो अगर जितने आउटराइडर्स को हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था उससे 10 टाइम्स या 50 टाइम्स ज्यादा एलियंस प्लेनेट पर आ जाए? अब अगर ऐसा हो गया तो आर्मी अपना 100% देंगे आउटराइडर्स को मारने में,
पर दूसरी ओर वर्ल्ड मीटिंग बुलाई जाएगी और वहाँ डिसाइड होगा न्यूक्लियर लॉन्च का। पर अब एलियंस को मारना ही है, इसलिए वर्ल्ड लीडर्स अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए हामी भर देंगे और मिसाइल लॉन्च करके आउटराइडर्स पर फोड़ देंगे। हो सकता है कि कई सारे एलियंस इस अटैक से मारे जाए, लेकिन अब उस स्पेसिफिक जगह में ऐसी रेडिएशन फैल जाएगी जिससे कई सालों तक ह्यूमंस वहां बिना किसी प्रोटेक्शन मास्क के जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए वो एरिया या फिर कंट्री को अबाउंड करना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि ह्यूमंस ने आउटराइडर्स को मार दिया है। ग्रीन लैंटर्न रिंग वर्सेस शांग-ची 10 रिंग्स। वैसे कॉमिक्स के 10 रिंग्स कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन आज हम सिर्फ मूवीज की बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं शांग-ची के 10 रिंग्स से। ये हजारों साल पहले मैंड्रिन को मिली थी। अब ये किसने बनाई आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ थ्योरी के हिसाब से इसका कनेक्शन कैंग से है। पर 10 रिंग्स अपने यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। साथ में यूजर वर्चुअली इमॉर्टल बन जाता है, मतलब कम से कम वो बूढ़ा होकर तो नहीं मरने वाला। रिंग्स की वजह से मैंड्रिन ने पॉलिटिकली जितने भी बुरे काम किए जा सकते थे सब कुछ कर रखे हैं। लेकिन 10 रिंग यूजर इन्हें प्रोजेक्टाइल की तरह यूज कर सकता है और साथ में लो लेवल एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। सही से यूज किए जाने पर यूजर लॉन्ग डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर सकता है। और वैसे एक हाथ में 5 रिंग्स होती है, लेकिन यूजर एक ही हाथ में 10 रिंग को पहनकर अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। और अब क्वेश्चन आता है कि ये पंचेस कितने पावरफुल होते हैं। बेसिकली इतने तो होते ही है कि शॉकवेव प्रोड्यूस कर दे। फिर इन रिंग से शील्ड भी बना सकते हैं, और क्योंकि इन्हें विल पर कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए रिंग कितनी भी दूर चली जाए ये वापस अपने यूजर के पास आ जाती है। पर जब शांग-ची को ये रिंग्स मिली तब उसने सीधा ड्वेलर इन द डार्कनेस को मार दिया। अब अगर बात करें इन रिंग्स की वीकनेस की तो वो सिर्फ विंड मैनिपुलेशन है, क्योंकि विंड मैनिपुलेशन से इनके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। पर अब बात करते हैं पावर रिंग के बारे में। बेसिकली कुछ गार्डियंस को यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए उन्होंने अपने विल पावर से एक लैंटर्न बनाया, फिर कई सारे रिंग्स बनाए और यूनिवर्स को कई सारे सेक्टर में डिवाइड किया। कुछ प्लैनेट से एलियंस को जमा किया और सबको पावर रिंग दे दी। फिर वो एलियंस बन गए ग्रीन लैंटर्न, और अब उनका काम है जो सेक्टर उन्हें मिला है उसे किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना। पावर रिंग से एक नॉर्मल बीइंग ग्रीन लैंटर्न बन जाता है, उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल जाती है, सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है और साथ में यूनिवर्स की हर एक लैंग्वेज बोल सकता है। लेकिन ऐसी और भी चीजें हैं जो पावर रिंग से हो सकती है, जैसे स्पेस में वार्म होल्स बनाना। बेसिकली ग्रीन लैंटर्न्स को यूनिवर्स में बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, और ट्रैवल कम टाइम में हो जाए इसलिए वो वार्म होल्स बना सकता है। सिंपल भाषा में बोले तो स्पेस में उड़ते हुए टेलीपोर्ट करना। अगर ग्रीन लैंटर्न की विल स्ट्रांग है तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं बना सकता, बस अगर किसी की विल पावर कम हो तो उसके एनर्जी कंस्ट्रक्शन कमजोर बनेंगे। तो अब बात करते हैं कि कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है। अब ये दोनों अपने यूजर को सुपर ह्यूमन लेवल पर ले जाते हैं। 10 रिंग्स यूजर भी हजारों साल जी सकता है और ग्रीन लैंटर्न यूजर भी। पर ग्रीन लैंटर्न्स अपनी पावर को ज्यादा बेटर तरीके से यूज करके 10 रिंग यूजर को बीट कर सकते हैं। लैंटर्न्स फास्ट मूव करते हैं, वो ऐसे कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं जिससे ब्रेक करना 10 रिंग्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर ग्रीन लैंटर्न ने एक एनर्जी जेल बनाकर शांग-ची को कैद कर दिया और स्पेस में जाकर छोड़ दिया तो 10 रिंग यूजर ऐसे ही मारा जाएगा। ऊपर से जिस लेवल का पंच ग्रीन लैंटर्न ने पैरालैक्स को मारा था उस लेवल की स्ट्रेंथ से 10 रिंग यूजर का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होने वाला है। कंक्लूजन वाइज बात करें तो 10 रिंग्स की एबिलिटी लिमिटेड है, जबकि ग्रीन लैंटर्न की पावर उनकी सोच और विल पे काम करती है। वो कई सारे डिफरेंट वेपन्स और कंस्ट्रक्शन बनाकर 10 रिंग्स यूजर पर अटैक कर सकते हैं, जबकि शांग-ची या मैंड्रिन के पास लिमिटेड अटैक्स और डिफेंस ऑप्शन है। इसलिए जब इनकी फाइट होगी तब ग्रीन लैंटर्न विनर बन जाएगा। कियोस मैजिक वर्सेस डिवाइन मैजिक। अब कियोस मैजिक वो है जिसे स्कारलेट विच यूज करती है, और डिवाइन मैजिक मार्वल में भी है और डीसी यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ का डिवाइन मैजिक इजिप्शियन गॉड यूज करता है, जैसे कॉन्शो और एमेट। और अगर इस मैजिक को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज करना है तो गॉड्स और उनके अवतार्स को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। डिवाइन मैजिक से साइज मैनिपुलेशन, स्काई मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, गॉडली सूट जनरेशन जैसी चीजें कर सकते हैं। पर कियोस मैजिक मार्वल के डिवाइन मैजिक से बहुत ज्यादा एडवांस है। डिवाइन मैजिक यूजर कभी कियोस मैजिक यूजर को बीट नहीं कर सकता। लेकिन अब बात करते हैं डीसी यूनिवर्स की डिवाइन मैजिक की। तो यहाँ पर इस मैजिक को ग्रीक गॉड्स यूज करते हैं, जैसे जियोस, एट्रिमिस, एरिस, डॉक्टर फेट और शेजम जैसे कैरेक्टर्स। पर मैंने दोनों मैजिक को अच्छे से समझ रखा है और आखिर में ये पता चलता है कि दोनों मैजिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिवाइन मैजिक से टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, पर सेम काम केओस मैजिक से भी हो सकता है। दोनों मैजिक यूजर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर रियलिटी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब करना और लाइफ क्रिएशन, ये सारी चीजें दोनों मैजिक से कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा मैजिक ज्यादा पावरफुल है। तो अब ये डिपेंड करता है कि मैजिक यूजर अपना मैजिक कैसे यूज करता है। जो सही टाइम पे सही स्पेल का यूज करेगा वही आखिर में विनर बन जाएगा। इसलिए अब ये डीसीयू का डिवाइन मैजिक और मार्वल यूनिवर्स का कियोस मैजिक सेम लेवल पर है। लेकिन अगर आपको सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे मैजिक के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। पर इसी के साथ आज के हमारे सारे रैंडम क्वेश्चंस यही खत्म होता है। अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।